नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल केवीएस स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं वैज्ञानिक समाजवाद के चैप्टर को राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। इसमें हम जो है कि 51 प्रश्नों को देख चुके हैं। अब देखेंगे 52 प्रश्न से आगे तक के प्रश्नों को। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सबके सामने पहला सवाल है, निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? लेनिन, माओ, स्टालिन, गोर्बाचेव। तो इसका सही जवाब साथियों माओ। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, माओ के अनुसार आर्थिक मोर्चे पर समाजवादी क्रांति हो जाने के बाद समाजवादी व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ नहीं हो जाएगी। इसके लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और विचारधारात्मक मोर्चों पर समाजवाद को बढ़ावा देना जरूरी होगा, जिसमें लंबा समय लगेगा। इसमें शताब्दियों लग सकता है। लेनिन और स्टालिन से मतभेद प्रकट करते हुए माओ ने यह विचार व्यक्त किया कि समाजवादी व्यवस्था में भी सर्वहारा और बुर्जुआ वर्गों का संघर्ष लगातार चलता रहेगा। माओ ने जिसे जो है कि निरंतर क्रांति कहा, यह सांस्कृतिक सभ्यता के विकास के लिए चलता रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा साथियों कि मार्क्स के साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया। मार्क्स ने जो है कि साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह कथन किसका है? मैक्सी, हंट, लेनिन या लास्की का? तो यह कथन है साथियों लास्की का। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, मार्क्स ने पूर्व में प्रचलित बिखरे हुए विचारों को एकत्रित करके तर्कबद्धता उत्पन्न की। उसने न केवल एक प्रणाली के रूप में संगठित किया, बल्कि उसे एक आक्रामक सिद्धांत बना दिया। उसके द्वारा साम्यवाद एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। इसी संदर्भ में लास्की ने कहा कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त-व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। क्वेश्चन नंबर 54 है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में, कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, एंजल्स ने ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। व्याख्या देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 54 का। देखिए, लेनिन ने वर्ष 1917 में लिखी अपनी पुस्तक राज्य और क्रांति, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में श्रमिक की तानाशाही को स्पष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन वर्ष 1918 में लिखी अपनी पुस्तक प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन एंड रेनीगेड काउत्स्की में उन्होंने सर्वहारा अधिनायकवाद या श्रमिक वर्ग की तानाशाही संबंधी विस्तृत विवेचना की। क्वेश्चन नंबर 55 है साथियों कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल में, लेनिन द्वारा स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में, मार्क्स तथा लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो ये साथियों की रिपीटेड सवाल है, इसका भी सही जवाब हो जाएगा लेनिन द्वारा स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। देखिए, अगला सवाल है, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की निम्नतम अवस्था है, पूंजीवाद का संकुचन है, पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, पूंजीवाद का साम्राज्यवाद में विलय। तो लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है? पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। व्याख्या देखिए, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। लेनिन ने इस अवस्था का विश्लेषण अपनी प्रसिद्ध कृति इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था में किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, लेनिन साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की अभिव्यक्ति मानते हैं। लेनिन ने वर्ष 1902 में व्हाट इज टू बी डन, अब हमें क्या करना है, की रचना की। तो ये साथियों किताब पूछा जाता है, व्हाट इज टू बी डन किसकी किताब है? तो यह लेनिन की किताब है। कब प्रकाशित हुई थी? 1902 में, जिसमें अपने सैद्धांतिक विचारों का लेनिन ने जो है कि उल्लेख किया। क्वेश्चन नंबर 57, साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, यह कथन किसका है? मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन या स्टालिन? तो यह भी कथन साथियों लेनिन का है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। देखिए, 58 में पूछा है कि राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स, जॉन लॉक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों मार्क्स का। देखिए, राज्यहीन वर्गहीन समाज पर मार्क्स का विश्वास था। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उसने संपूर्ण इतिहास को वर्गहीन समाज की स्थापना की ओर अग्रसर होते हुए दिखाया। मार्क्स राष्ट्रवाद का विरोधी था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, मार्क्स का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आदि हैं। दास कैपिटल को श्रमिकों का धार्मिक ग्रंथ, बाइबिल ऑफ द वर्किंग क्लास
तथा धनिकों का दिमाग ठंडा करने वाला नुस्खा कहा है। तो दास कैपिटल को क्या कहा है? श्रमिकों का धार्मिक ग्रंथ तथा धनिकों का दिमाग ठंडा करने वाला नुस्खा कहा है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं सामाजिक समानता पर, आर्थिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर, व्यक्ति स्वतंत्रता पर। तो इनमें से जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे को इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं। तो वह किस पर जोर देते हैं साथियों? प्रश्न में कुछ गलती लग रहा है, देखिए, हाँ स्टार लगा हुआ। देखिए, दिए गए प्रश्न की प्रकृति के आधार पर किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। जनतंत्रीय समाजवाद राजनीतिक समानता पर अधिक जोर देता है, जबकि मार्क्सवादी समाजवाद आर्थिक समानता पर अधिक जोर देता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में विचारकों का कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? चार्ल्स फ्यूरियो तथा सेंट साइमन, सिडनी वेब तथा बीएट्रिस वेब, मार्क्स तथा एंजल्स, आर.एच. टाउनी तथा विलियम एबेंस्टीन। तो इसका सही जवाब साथियों मार्क्स तथा एंजल्स। देखिए, मार्क्स एवं एंजल्स को वैज्ञानिक समाजवाद अथवा साम्यवाद का संस्थापक माना जाता है। इसके अतिरिक्त चार्ल्स फ्यूरियो, सेंट साइमन, थॉमस मूर, रॉबर्ट ओवन आदि काल्पनिक समाजवाद के संस्थापक कहे जाते हैं। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया था। तो ये हमको आपको याद रखना है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने। तो इस तरह से हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। देखिए, 61 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने गिल्ड समाजवाद, जिसको श्रेणी समाजवाद कहा जाता है, के विकास में मदद की? ए.जे. पेंटी, ए.आर. ऑरेंज या जी.डी.एच. कोल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखते हैं कौन कौन है। देखिए, गिल्ड समाजवाद के विकास में ए.जे. पेंटी एवं ए.आर. ऑरेंज और जी.डी.एच. कोल, तो कौन कौन? तीनों के जो नाम दिए हैं सभी हैं, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो श्रमिक यूनियनों मतलब गिल्ड को औद्योगिक नियंत्रण सौंपने की वकालत करती है, जिससे संसदीय सरकार के साथ साथ श्रमिकों के अधिकारों और हितों का प्रतिनिधित्व हो सके। जी.डी.एच. कोल को इस विचारधारा का सबसे प्रमुख सिद्धांतकार माना जाता है, जिन्होंने इसे एक स्पष्ट सैद्धांतिक ढांचा प्रदान किया। वहीं ए.जी. पेंटी और ए.आर. ऑरेंज जैसे अन्य विचारकों ने भी इसके प्रारंभिक विकास में योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, लास्की, इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कार्ल मार्क्स है। देखिए, मार्क्स सिद्धांत इसका समर्थन करता है: पूंजीवाद, साम्यवाद, सामंतवाद, सांप्रदायिकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों साम्यवाद। ऑप्शन बी हमारा सही है। देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये भी कार्ल मार्क्स। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है कि समाजवादी राज्य को मानते हैं: एक आवश्यक बुराई, एक दैवीय संस्था, एक शोषण का उपकरण, एक सकारात्मक अच्छाई। तो समाजवादी साथियों राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। देखिए, वह आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली जिसमें सामाजिक उत्पादन के साधन सार्वजनिक स्वामित्व में रखे जाते हैं, सारा उत्पादन, वितरण और विनियमन सार्वजनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है और वह सरकार के निर्देशन में चलता है, समाजवाद कहलाता है। समाजवादी राज्य को सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। समाजवादी निजी संपत्ति के अधिकार का विरोध करते हैं। उनके अनुसार संपदा का उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथ में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 है कि हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या राष्ट्रवादी? तो यह व्यवस्था है साथियों साम्यवादी की। देखिए, लेनिन ने अपनी प्रसिद्धीकृत स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, राज्य और क्रांति के अंतर्गत समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं में अंतर करते हुए लिखा है: समाजवादी दौर में व्यक्तियों के अधिकार इस सूत्र से निर्धारित किए जाते हैं: प्रत्येक से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को अपने अपने कार्य के अनुसार। परंतु साम्यवाद के उन्नत दौर के अंतर्गत जब उत्पादन की शक्तियाँ पूर्णतः विकसित हो जाती हैं, व्यक्तियों के अधिकार इस सूत्र से निर्धारित किए जाते हैं: प्रत्येक से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए, साम्यवाद के दौर में सभी लोग कामगार होते हैं, इसलिए समाज वर्गहीन हो जाता है।
साम्यवाद के युग में उत्पादन की नीतियाँ संपूर्ण समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, किसी वर्ग के निजी लाभ के लिए नहीं बनाई जाती। साम्यवाद के दौर में सब कामगारों की सारी आवश्यकताएं पूरी करना संभव हो जाता है और प्रतिस्पर्धा की भावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है उदारवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से, श्रेणी समाजवाद से। तो राज्य के लुप्त हो जाने का जो विचार साथियों संबंधित है वह है साम्यवाद से। देखिए, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार साम्यवाद से संबंधित है। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्यहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। देखिए, 69 में पूछा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा, किसने कहा? अरस्तु, कार्ल मार्क्स, बेंथम, मैकियावेली। तो यह कथन साथियों कार्ल मार्क्स का। देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा। कार्ल मार्क्स साम्यवाद के संस्थापक हैं, उनका विश्वास राज्यहीन समाज पर था। 70वां है सवाल कि किसने दावा किया था कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा? कांट, मार्क्स, अरिस्टोटल या गांधी? तो राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा, ऐसी कल्पना या ऐसी बातें करते थे मार्क्स। तो ये कार्ल मार्क्स का दावा था कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये भी साथियों मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन राजनीतिक क्षेत्र में कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जिसको हम थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कहते हैं, मूलतः रिकार्डो के मूल्य का श्रम सिद्धांत मतलब लेबर थियरी ऑफ वैल्यू से प्रभावित है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है, इसलिए रिकार्डो को अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का जनक माना जाता है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक मजदूर पैदा करता है और जो वह वास्तव में पाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, आदर्श राज्य, सामान्य इच्छा, सामाजिक अनुबंध। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। देखिए, अधिशेष मूल्य का मतलब है अत्यधिक मूल्य, अल्प मूल्य, उच्च मुनाफा, बिक्री प्राप्ति और वेतन का अंतर। तो इसका जो विकल्प सही है वो है बिक्री प्राप्ति और वेतन का अंतर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 73। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 74 में क्या पूछा है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने विकसित किया था? जॉर्ज सोरेल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रिकार्डो। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो विकसित किए थे वो थे रिकार्डो। देखिए, हाँ, अब अगला सवाल है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था, लेकिन जो है कि विकसित किए थे रिकार्डो। तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, रिकार्डो। देखिए, रिकार्डो नहीं दिया है इसमें। हाँ, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो पुनः जो है कि प्रतिपादित करने की बात आ गई है और यहाँ पर रिकार्डो नहीं दिए हैं, कार्ल मार्क्स दिया है केवल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। देखिए, मार्क्स ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का, आदर्श मूल्य का सिद्धांत, समाजवादी मूल्य का सिद्धांत, उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 78 है कि जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से, या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा जो संबंधित है साथियों वह लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जनवादी लोकतंत्र को पीपुल्स डेमोक्रेसी भी कहते हैं कि अवधारणा का संबंध लोकतंत्र की मार्क्सवादी धारणा से है। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय चीन के साम्यवादी नेता माओ त्से तुंग को जाता है, जिन्होंने मार्क्सवाद को एशिया की परिस्थितियों के अनुरूप ढाला। जनवादी लोकतंत्र में सरकार के अंग के रूप में कुछ बुर्जुआ, पेटी बुर्जुआ, किसान और सर्वहारा वर्ग रहते हैं। तो ये था साथियों क्वेश्चन नंबर 78। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है निम्नलिखित में तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद। तो इनमें जो सबसे अलग है साथियों वह है समाजवाद। बाकी उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद ये सब जो है कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब देखते हैं कैसे, व्याख्या देखिए समाजवाद मूलतः अपने प्रारंभिक समय में काल्पनिक था, लेकिन बाद में मार्क्सवाद एवं एंजल्स ने इसको वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में रूपांतरित कर दिया। वैज्ञानिक समाजवाद उदारवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था। तो वैज्ञानिक समाजवाद कब उत्पन्न हुआ था साथियों? किसके रिएक्ट में? उदारवाद के रिएक्ट में।
और उदारवाद, व्यक्तिवाद व बहुलवाद तीनों एक ही धारा के विविध रूप हैं। उदारवाद, व्यक्तिवाद, बहुलवाद तीनों क्या हैं? एक ही धारा के विविध रूप हैं। उदारवाद के ही भीतर से आगे चलकर विकासवादी समाजवाद की धारा निकली, जिसमें बर्नस्टीन जैसे संशोधनवादियों का योगदान रहा। नकारात्मक उदारवाद न्यूनतम राज्य का समर्थक था। नकारात्मक उदारवाद जो था यह न्यूनतम राज्य का समर्थक था। तो सकारात्मक उदारवाद जो है वह व्यक्ति के हित में राज्य के हस्तक्षेप का पक्षधर था। समाजवाद राज्य को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, जिसके माध्यम से पूंजीपतियों को नष्ट करके क्रमशः राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, विकासवादी समाजवाद का मुख्य प्रवक्ता कौन है? विकासवादी समाजवाद का मुख्य प्रवक्ता पूछ रहा है। विकल्प दिया है क्रोपोटकिन, विलियम गॉडविन, एजे पेंटी या एडवर्ड बर्नस्टीन। तो विकासवादी समाजवाद का जो मुख्य प्रवक्ता साथियों वो है एडवर्ड बर्नस्टीन। देखिए, विकासवादी समाजवाद जिसमें हम फेबियनवादियों, समष्टवादियों अथवा राज्य समाजवादियों तथा संशोधनवादियों को सम्मिलित करते हैं। मार्क्सवाद के विपरीत एक विचारधारा है जिसमें एडवर्ड बर्नस्टीन मुख्य प्रवक्ता है। इसकी व्याख्या वे अपनी पुस्तक एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, विकासात्मक समाजवाद के माध्यम से करते हैं। इनके अनुसार मार्क्स जैसा कि वह बताता है कि पूंजीवाद के बाद समाजवाद दो वर्गों में बंट जाएगा और सर्वहारा वर्ग एक क्रांति के माध्यम से पूंजीवाद को समूल नष्ट कर देगा, ऐसा नहीं है, बल्कि यह वर्ग भेद वर्तमान में कम हो रहा है। उसने मार्क्स पर स्वप्नलोकीय होने का आरोप लगाया तथा मार्क्स के सिद्धांत को जनतंत्र के विरुद्ध बताया। बर्नस्टीन के अनुसार जनतंत्र का अर्थ वर्ग शासन का अंत करना है, एक वर्ग के बदले दूसरे वर्ग का शासन स्थापित करना नहीं। इस प्रकार संशोधनवादी बर्नस्टीन के विचार को विकासवादी समाजवाद के रूप में जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 81 है कि समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था रॉबर्ट ओवन या मार्क्स या एंजल्स या सेंट साइमन। तो इसका सही जवाब साथियों रॉबर्ट ओवन। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवन, जो कि 1771 से 1858 ईस्वी तक था, ने किया था, जो एक ब्रिटिश उद्योगपति, मानव प्रेमी एवं सहकारिता आंदोलन का अग्रदूत था। रॉबर्ट ओवन द्वारा लिखित पुस्तकें क्रमशः अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, एसेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, सोशल सिस्टम, द बुक ऑफ द न्यू मॉरल वर्ल्ड एंड द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन रेस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 82 है साथियों, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो यहाँ पे भी सही हो जाएगा रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए अगला है, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये भी रॉबर्ट ओवन है। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन किसका है? अल्फ्रेड कॉबेन, डेविड ईस्टन, C.L. वेपर या रॉबर्ट डहल। तो 84 का जो सही जवाब है साथियों वह है रॉबर्ट डहल। देखिए, उपरोक्त कथन रॉबर्ट डहल का है। किसी भी विषय को समग्र रूप से समझने के लिए एक सामान्य सिद्धांत की आवश्यकता होती है। राजनीतिक विज्ञान को समग्र रूप में समझने तथा इसका भविष्य में विकास एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण पर निर्भर करता है, परंतु वर्तमान स्थिति में राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति बड़ी शोचनीय है। इसी संदर्भ में डहल ने कहा है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। ज्ञातव्य है कि डेविड ईस्टन तथा कोबेन भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन से दुखी थे। अब क्वेश्चन नंबर 85 है कि मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है, यह किसने कहा? काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों कि मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है, यह किसने कहा था? लेनिन, स्टालिन, ट्रोट्स्की या बर्नस्टीन। तो यह कथन साथियों कहा था लेनिन ने। देखिए, मार्क्स और एंजल्स की मृत्यु के बाद लेनिन ने मजदूर आंदोलन के भीतर सभी विजातीय विचारों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए सर्वहारा अधिनायकत्व की सर्वोच्चता पर लगातार बल दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक राज्य और क्रांति में लिखा है कि केवल वही मार्क्सवादी कहला सकता है जो वर्ग संघर्ष की स्वीकृति को सर्वहारा के अधिनायकवाद की स्वीकृति तक ले जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 85। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 में पूछा है साथियों कि लेनिन का मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता एवं कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई व्यवस्था है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर लास्की, जॉर्ज एच सेबाइन, कोकर या कैटलिन। तो यह कथन साथियों जॉर्ज एच सेबाइन का है।
देखिए, जॉर्ज एस सेबाइन ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी में लिखा है कि लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़तम एवं कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई व्यवस्था है। अब क्वेश्चन नंबर 87 है, कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया? कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया? विकल्प दिया है कि हीगल का दर्शन सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा किया। ये तो उसका जो है कि इस विचार को वो प्रतिपादन किया था। और दूसरा विकल्प है, आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की वही व्याख्या की है, आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की व्याख्या की है, अब उसे बदलने का समय आ गया। यह भी जो है कि मार्क्स ने कहा था। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, तो ये साथियों मार्क्स ने नहीं कहा था, तो यही हमारा विकल्प सही होगा। बाकी डी भी कहा था कि राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो देखिए, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, लेनिन की पुस्तक का नाम है, और जिसके अंतर्गत उन्होंने साम्राज्यवाद की व्याख्या करते हुए उसे पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था कहा। अन्य सभी कथन मार्क्स ने व्यक्त किए हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद जिन शक्तियों को जन्म देता है उन्हीं को संभालने में असमर्थ सिद्ध होता है। और मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि समाज का अब तक का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मार्क्स का कथन है कि मनुष्यों की चेतना उनके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है। जस्ट हीगल की बिल्कुल अपोजिट ये बात कहता है। मार्क्स कहता है कि विचारधारा मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति है, और मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम, ओपियम ऑफ द मासेस कहा है। और मार्क्स ने राष्ट्रवाद को अस्वीकार करते हुए कहा है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। मार्क्स ने विश्व के मजदूरों को एक हो जाओ का नारा दिया और कहा कि राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। देखिए, किसने कहा कि राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा, यह मार्क्स का कथन है। अब आगे है कि निम्न में से किसने धर्म को लोगों के लिए अफीम कहा? तो ये भी मार्क्स ने ही कहा था। नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा कथन है साथियों। और विकल्प दिया है जोड, कार्ल मार्क्स, लॉस्की या हंट। तो यह कथन साथियों संबंधित है कार्ल मार्क्स से। देखिए, मार्क्स सामाजिक क्रांति सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था को उलटने और समाजवादी व्यवस्था के युग को प्रारंभ करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हिंसक साधनों के प्रयोग की आवश्यकता के निर्णय पर अपनी सैद्धांतिक मान्यताओं और तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के अपने पर्यवेक्षण के आधार पर पहुंचा था। पूंजीवादी व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तित करना एक गुणात्मक परिवर्तन का प्रतीक था जो सामाजिक व्यवस्था द्वारा एक छलांग लगाकर ही कार्य रूप में परिणित किया जा सकता था। यह छलांग ही क्रांति है। द्वंद्ववाद के नियम के अनुसार ऐसा होना आवश्यक है। इसी आधार पर मार्क्स अपने ग्रंथ पूंजी में कहता है, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति क्या है? एक दाई है। अब अगला सवाल साथियों, क्वेश्चन नंबर 91। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन किसका है? तिलक, लेनिन, भगत सिंह या माओ त्से तुंग? तो यह कथन साथियों माओ त्से तुंग का। देखिए, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन माओ त्से तुंग का है। माओ त्से तुंग को मार्क्सवाद को यूरोपीय से एशियाई रूप देने के लिए जाना जाता है। अब है, हाँ देखिए, इसी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि माओ ने लंबी छलांग, सैकड़ों फूलों का अभियान और महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति जैसे क्रांतिकारी प्रयोग किए। कौन कौन से? लंबी छलांग, जिसका वो प्रयोग किया था 1958 से 60 के बीच, और सैकड़ों फूलों का अभियान 1957 में, और महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 67 में किया था। और माओ की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ऑन कंट्राडिक्शन, न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोलिजन गवर्नमेंट, पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप हैं।
माओ द्वारा दिए गए सिद्धांतों में प्रमुख अंतर्विरोध का नियम, समाजवादी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा, असंगति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, लोक युद्ध का सिद्धांत, सशस्त्र क्रांति का सिद्धांत, जनवादी लोकतंत्र का सिद्धांत आदि हैं। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? तो यह भी विकल्प डी हो जाएगा सही, माओ से तुंग। 93 है सांस्कृतिक क्रांति एवं स्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा किया गया? हिटलर, माओ, मुसोलिनी या लेनिन। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा साथियों माओ। देखिए, सांस्कृतिक क्रांति एवं स्थायी या निरंतर क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन चीन के प्रसिद्ध साम्यवादी नेता माओ त्से तुंग ने किया था। माओ के अनुसार जब समाजवादी क्रांति के पश्चात आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद स्थापित हो जाता है तब भी जनसाधारण के मन में पूंजीवादी संस्कार बने रहते हैं, जिन्हें मिटाने के लिए क्रांतिकारियों को सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतर क्रियाशील रहना चाहिए। इस प्रकार माओ ने सांस्कृतिक क्रांति एवं निरंतर क्रांति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अब देखिए सूचियों का मिलान कराने को दिया है कि माओ त्से तुंग और मॉन्टेस्क्यू, इनके सामने दिया है राज्य व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है, और मॉन्टेस्क्यू के सामने दिया है कि सैन्य शक्तियों का केंद्रीकरण कर देखने में आसान मालूम होता है, किंतु अमल में यह बहुत कठिन काम है। और आगे जो दिया है कार्ल मार्क्स और लेनिन। कार्ल मार्क्स के सामने दिया है कि वे लोग खतरनाक हैं जो यह नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक एक दिखावा है जब तक कि इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ बांध न दिया जाए। और लेनिन के सामने दिया है कि दुनिया के मजदूरों संगठित हो जाओ, इससे तुम्हारी दास्तां की बेड़ियां कट जाएंगी। तो साथियों ये वाला जो कथन है कि दुनिया के मजदूरों संगठित हो जाओ, इससे तुम्हारी दास्तां की बेड़ियां कट जाएंगी, ये तो कार्ल मार्क्स से संबंधित है, तो सी का हो जाएगा 4। और उसके बाद जो देखिए लेनिन से संबंधित जो कथन है, लेनिन का ये है कि वे लोग खतरनाक हैं जो यह नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक दिखावा है जब तक कि इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ बांध न दिया जाए। तो डी का हो जाएगा 3, सी का 4 और डी का 3। देखते हैं सी का 4 और डी का 3। तो इस तरह साथियों हमारा ऑप्शन बी देखिए मैच कर जा रहा है। तो बाकी हम देखते हैं, देखिए हाँ बी सही है। अब देखिए माओ त्से तुंग ने क्या कहा था कि सैन्य शक्तियों का केंद्रीकरण देखने में आसान मालूम होता है, किंतु अमल में यह बहुत कठिन है। और मॉन्टेस्क्यू क्या बोले थे कि राज्यव्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है। अब देखते हैं 95 में, निम्न में से किसने दुनिया के मजदूरों को एकजुट होने की अपील की थी? तो यह कार्ल मार्क्स ने किया था। विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है, ये भी जो है कि मार्क्स का संबंध है। और 97 में है कि किसने कहा था कि हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्पचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है। और विकल्प दिया है जॉन डब्ल्यू बर्टन, मार्क्स, और आगे है देखिए 97 का विकल्प है प्लेटो, लेनिन। तो यह कथन साथियों बोला था मार्क्स ने बोला था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी देखिए सही हो जाएगा। बहुत शानदार कथन है। देखिए मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या में उत्पादन प्रणाली को निर्णायक बताते हुए कहते हैं कि हस्तचलित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्पचलित मशीनों से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है। मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या को ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है। यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी राष्ट्र या समाज के विकास की प्रक्रिया में आर्थिक तत्व अर्थात वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय और वितरण प्रणाली की भूमिका सबसे प्रधान होती है। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं साथियों, निम्न में से किस चिंतक ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद का सम्मिलन करने का प्रयास किया? रॉबर्ट मिशेल्स, जेम्स बरहम, विल्फ्रेडो पैरेटो या कोई नहीं। पूछ रहा है कि किसने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद के सिद्धांत को सम्मिलित करने का प्रयास किया था? तो ये किया था साथियों जेम्स बरहम। ऑप्शन बी हमारा देखिए सही हो जाएगा। देखिए जेम्स बरहम अमेरिकी दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतवादी थे। वर्ष 1930 के दशक में बरहम एक प्रमुख ट्राटस्कोस्ट कार्यकर्ता थे। बाद के वर्षों में मार्क्सवाद छोड़ दिया। अपनी प्रसिद्ध कृति मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन में विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद
के विचारों को सम्मिलित किया। क्वेश्चन नंबर 99 है साथियों कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था एंजल्स द्वारा, प्रूदो द्वारा, लेनिन द्वारा, मार्क्स द्वारा। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो लिखी गई है साथियों, देखिए इसमें स्टार लगा, देखते हैं क्या है। एंजल्स के प्रभाव में आकर मार्क्स उग्र वामपंथी बन गया, जिससे उसे पेरिस छोड़ना पड़ा। उसने बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स आकर एक कार्यक्रम के रूप में एंजल्स के साथ मिलकर साम्यवादी घोषणापत्र द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की, जिसका प्रकाशन 1848 में हुआ। मार्क्स ने भीषण गरीबी में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल या पूंजी की रचना प्रारंभ की। वह अपने जीवन काल में 1867 ईस्वी तक पूंजी का प्रथम भाग ही प्रकाशित कर सका। उसके अन्य दो भाग 14 मार्च 1883 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात एंजल्स द्वारा 1885 ईस्वी में एवं 1894 ईस्वी में प्रकाशित किए गए। इस प्रकार कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा पूंजी मार्क्स एवं एंजल्स की संयुक्त रचनाएं हैं। तो पूछा क्या था, पूछा था कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अकेले न तो एंजल्स के द्वारा लिखी गई और न मार्क्स के द्वारा, ये दोनों की संयुक्त रचना है। अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में कि पूंजी को साम्यवादी विचारधारा की गीता घोषित किया गया है। यह उसका वेदों की तरह सर्वोच्च प्रामाणिक ग्रंथ है। उसमें उसकी आधारभूत धारणाएं तथा मूल सिद्धांत निहित है। तो इस तरह साथियों क्वेश्चन नंबर 99 हुआ। अब देखते हैं 100, क्वेश्चन नंबर 100। 100वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी? दास कैपिटल, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट। तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है साथियों, यह हेराल्ड जे लास्की के द्वारा लिखी गई है। तो यही जो है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित किताब नहीं है। देखिए, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स राजनीति के मूल तत्व तो अंग्रेज दार्शनिक हेराल्ड जे लास्की की रचना है। लास्की एक सकारात्मक उदारवादी विचारक हैं। वे राज्य की संप्रभुता के विरोधी तथा बहुलवाद के समर्थक हैं। लास्की राज्य की सत्ता को संघात्मक मानते हैं। उनके अनुसार समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। दास कैपिटल इनमें से किसके विचार का ग्रंथ है? तो दास कैपिटल जो ग्रंथ है साथियों वो कार्ल मार्क्स का है, तो इसलिए बी सही हो जाएगा। देखिए, अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यह कथन किसका है? मार्क्स का, लेनिन का, स्टालिन का, माओ का। तो यह कथन साथियों मार्क्स का। देखिए, मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणापत्र में लिखता है कि अभी तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स ने इसमें कुल 5 अवस्थाओं की बात की है, जिसमें प्रारंभिक आदिम साम्यवादी अवस्था तथा अंतिम साम्यवादी अवस्था को छोड़कर अन्य तीनों अवस्थाओं में वर्ग विद्यमान रहे तथा उनके बीच संघर्ष चलता रहा। दास व्यवस्था में स्वामी तथा दास के मध्य, सामंती व्यवस्था में सामंत तथा कृषक के मध्य तथा पूंजीवादी व्यवस्था में बुर्जुआ एवं सर्वहारा के मध्य संघर्ष विद्यमान रहा। इस प्रकार मानव इतिहास कुछ नहीं अपितु वर्ग संघर्ष की कहानी मात्र है। वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक हों। बुर्जुआ वर्ग पूंजीवाद के अंतर्गत वह वर्ग जो सामाजिक उत्पादन के प्रमुख साधनों भूमि, कल कारखानों, कच्चे माल के स्रोतों इत्यादि पर अपना स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित कर लेता है, अतः यह पूंजीपति वर्ग का पर्याय है। सर्वहारा वर्ग पूंजीवाद के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों का वह विशाल वर्ग जो जनसाधारण की श्रेणी में आता है, अतः यह कामगार वर्ग का पर्याय है। इसके पास कोई निजी संपत्ति नहीं होती, यह केवल अपनी श्रम शक्ति के बल पर जीवन निर्वाह करने के लिए विवश होता है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 103। 103 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्तियाँ किस पुस्तक से हैं? तो यह पंक्ति है साथियों, दिया विकल्प दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, पॉवर्टी और फिलॉसफी। तो यह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? नुक्रमा, लेनिन, जे.ए. हॉब्सन या एरिक फ्रॉम। तो यह कथन है साथियों नक्रुमा का। हाँ देखिए, नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है, यह कथन नक्रुमा का है। नक्रुमा घाना के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे। ये क्या बोले थे कि नव उपनिवेशवाद जो है यह साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है। और घाना ने इन्हीं के नेतृत्व में वर्ष 1957 ईस्वी में ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त की थी।
नक्रुमा रूस के क्रांतिकारी लेनिन के अनुयायी थे। इन्हें अफ्रीका का लेनिन भी कहा जाता है। लेनिन की भांति इन्हें भी अपनी पुस्तक का नाम नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था रखा। ज्ञातव्य है कि लेनिन ने उपनिवेशवाद को साम्राज्यवाद का उच्चतम चरण कहा है। उपनिवेशवाद को साम्राज्यवाद का उच्चतम चरण कौन बोला था? लेनिन बोला था। और नव उपनिवेशवाद को साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था कौन बोले थे? नक्रुमा। सवाल है क्वेश्चन नंबर ये है 105वां। लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। यह कथन किसका है? मैक्सी, सेबाइन, कार्ल पॉपर, ऑक्सफोर्ड। तो यह कथन साथियों मैक्सी का। देखिए, मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता है। यद्यपि मार्क्स से पहले अनेक ब्रिटिश तथा फ्रेंच विचारक थे जिनके द्वारा समाजवादी विचार व्यक्त किए गए। इनमें फ्रांस के नोएल बाफेफ, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और इंग्लैंड में जॉन डी सिसमेंडी, विलियम थॉम्सन तथा रॉबर्ट ओवन प्रमुख थे। लेकिन मार्क्स ने समाजवादी परिवर्तन करने वाली शक्तियों की व्याख्या कर उसे वैज्ञानिकता प्रदान की। मार्क्स के विचार इतने प्रभावी हुए कि विश्व दो शिविरों में बंट गया। मार्क्स का मूल्यांकन करते हुए मैक्सी ने लिखा है कि निष्पक्ष रूप से उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहना बहुत कठिन हो जाता है जिसे लाखों लोग ईश्वर की भांति पूजते हों और लाखों पिशाच मानकर घृणा करते हों। क्वेश्चन नंबर 160 है साथियों, 106 है कि मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य पूरी तरह आवश्यक है। किसी भी वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधि नहीं है या समाप्त कर दिया जाता है। तो मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य क्या है? आवश्यक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो इस सेशन में इतना ही साथियों। अब इस चैप्टर के कुछ 40-45 सवाल और बचे हैं, उनको हम करा देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा राजनीतिक सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर करा देंगे इस तरह से हमारा। और उसके बाद फिर बचेगा पॉलिटी और फिर वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और IR के कुछ टॉपिक हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा जो है कि राजनीतिक विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों तक उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर मेरी ये पहल आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को आप लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।